भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। प्रेस के सभी लोगों का स्वागत है। आज जो टॉपिक पे हम जो प्रेस करने जा रहे हैं वो अर्थव्यवस्था से जुड़ी बातें हैं। वैसे तो मालूम है कि आज जिस तरह के देश के हालात हैं और कांग्रेस पार्टी की जो कोशिशें हैं कि देश के अर्थव्यवस्था जिस तरह से उन्होंने चरमरा दिया था 2014 तक, उसी तरह से देश की अर्थव्यवस्था को की जो तेज़ी से बढ़ रही है उसको रोकने का काम करें। लेकिन जिस तरह की पॉलिसी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनाई है पिछले 2014 से, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था न तो सिर्फ बहुत मजबूत हुई है बल्कि तेज़ी से दौड़ रही है। और पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी जबकि कंट्रैक्शन हो रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में सिर्फ पॉजिटिव सिग्नल्स पूरे दुनिया के इकोनॉमिस्ट से या ऐसी संस्थाएं जो अर्थव्यवस्था देखती हैं उनसे पॉजिटिव सिग्नल्स ही इंडिया के बारे में आ रहा है। जब लोग कहते हैं इंडिया इज द शाइनिंग स्टार तो कांग्रेस को दर्द होता है। समझ सकते हैं कांग्रेस को कि इसलिए दर्द हो सकता है कि 2004 में जब हमने उनको इकोनॉमी जब सौंपी थी तो उस वक्त बहुत ही अच्छी हालत में इकोनॉमी थी और जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स उस वक्त देखते हैं तो लगता है कि जब वापस हमें मिला 2014 में, वापस जब उन्होंने 10 साल बाद इकोनॉमी वही इकोनॉमी जब हमें सौंपी तो सारे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो बहुत अच्छे लगते थे वो सारे टेरेबल शेप में थे और देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल गंभीर हालत में थी। या तो आप कह सकते हैं पॉलिसी पैरालिसिस थी या फिर सिर्फ 2-3 चीज़ें के लिए देश की अर्थव्यवस्था को जाना चाहता था या देश को जाना जाता था कि यहाँ पर स्कैम हो रहे हैं, पॉलिसी पैरालिसिस है और जो देश की ग्रोथ रेट जो है वो नीचे जा रही है। लेकिन 2014 के बाद चाहे वो एनपीए हो, चाहे कोई भी ऐसी समस्याएं हो, सबको समाधान निकालते हुए जिस तरह से हम आगे बढ़े हैं, तो आज मैं आपके सामने जब कहता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है तो उसका संकेत दुनिया के ग्लोबल इंस्टीट्यूशन और रेटिंग एजेंसी से भी आती है। आज मैं देखता हूं कि रेटिंग एजेंसी ने पूरे दुनिया में किन देशों को रेटिंग अपग्रेड किया है, तो आपको गिनती में भी नहीं आएंगे कि रेटिंग एजेंसी ने अपग्रेड किया है। 18 साल बाद जब टैरिफ के बारे में दुनिया से जूझ रही है, टैरिफ के इश्यूज से लेके या फिर प्राइसिंग के इश्यूज से जो सप्लाई चेन का प्राइसिंग का इम्पैक्ट आ रहा है उससे जूझ रही है, ऐसे में ग्लोबल इकोनॉमी और देश के बहुत सारे देश की अर्थव्यवस्था जो है कहीं ना कहीं चरमरा रही है। वैसे में भारत का रेटिंग अपग्रेड BBB, S&P ने किया BBB- से BBB फ्लैट और आउटलुक भी है वेरी पॉजिटिव। उससे क्या संकेत मिलता है कि देश की अर्थव्यवस्था जो है मजबूत नहीं, बहुत मजबूत है और सही डायरेक्शन में है। और इससे क्या होगा, जब रेटिंग अपग्रेड होता है तो बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स पूरे दुनिया से आता है। दुनिया के हर लोग कहते हैं कि आज भारत की जो पॉलिसी जो इनिशिएटिव है सरकार की, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किया सरकार ने, जो पॉलिसी मेजर्स लिए हैं, उसकी वजह से ही आज जो है ये ग्रोथ में कंटिन्यूटी रहेगी, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी। जो सरकार के बारे में जो उसके लिए मैं भारत को जनता को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ऐसी सरकार दी जो बार बार कंटिन्यूटी है सरकार के, प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं। इससे भी दुनिया के बड़े बड़े संस्थाओं को और ग्लोबल निवेशक को सबको ये कंफर्ट आया कि भारत में कंटिन्यूटी भी है, उसका भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। और प्राइसिंग पॉइंट पे भी बहुत बड़ा एडवांटेज जो है रेटिंग एजेंसीज के अपग्रेड होने से भारत को मिलेगा। एक्सटर्नल डेट, खास के जो है एक्सटर्नल डेट है वो उससे काफ़ी उसमें थोड़ा गिरावट आएगी जो इंटरेस्ट रेट दर में, और उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। अब आज मैं कुछ आंकड़े आपके सामने देना चाहता हूं। जैसे ग्रोथ के बारे में मैं कह रहा था, जो खासकर जब अपग्रेड होता है रेटिंग अपग्रेड तो देखते हैं कि ग्रोथ के बारे में क्या व्यू है रेटिंग एजेंसीज का। तो पिछले 3 साल से हम जो वेटेड एवरेज ग्रोथ रेट है हमारा 8% है। जो दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये हमको फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है, लार्ज इकोनॉमी, उसके श्रेणी में डालता है। फास्टेस्ट लार्ज इकोनॉमी जो है उसके ग्रोइंग इकोनॉमी में उसके श्रेणी में नंबर 1 पे रखता है। इसलिए कि पिछले 3 साल में 8% कोई फास्टेस्ट जो है लार्ज इकोनॉमी इतनी फास्ट ग्रो नहीं हुई है, इसलिए उस श्रेणी में सिर्फ 3 साल में अगर का एवरेज निकाले। लेकिन अगर करंट ईयर का देखें तो 6.5% है। आरबीआई ने जो है
जो संकेत दिए हैं वो 6.5% का दिया है, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली कि आईएमएफ के जो आउटलुक है वो टैरिफ के बाद भी, सारे जो अनसर्टेनिटीज के बाद भी 6.2% जो था उसको रिवाइज करके 6.4% रिसेंटली किया है, और साथ साथ जो है रेटिंग अपग्रेड भी आया है। ये अपने आप में दर्शाता है कि देश की अर्थव्यवस्था सही हाथ में है और मजबूत हाथों में और तेजी से दौड़ रही है। अगर आप देखें, जब हमने सरकार 2014 में हमारे आई थी तो रेटिंग एजेंसी भी इस चीज को देखती है कि इन्फ्लेशन किस लेवल पे है। आज मैं कह सकता हूं गर्व से कि जो 9.74% जो 2013 में था वो इन्फ्लेशन घट के आज के दिन में इस महीने का इन्फ्लेशन देखें तो 1.55 है। और जब कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं कि उनके समय पे 9.75% है, वो 74% था 10 सालों में, और इस अपने अगर 10 सालों का देखें तो 4% से भी कम है। और अगर आप उसके और भी देखिए तो फुल ईयर एक किसी साल का अगर आप देखें अगर इन्फ्लेशन, तो इस साल का मुझे एक्सपेक्टेड जो लगता है कि 3% के आसपास आएगा, जो कि 1989 में इन्फ्लेशन जो था 3% के आसपास था। उसके बाद पहली बार ऐसा होगा। यह भी प्रधानमंत्री की सोच और अगुवाई में है कि उन्होंने एक ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी, इस तरह के जो कमेटी बनाई जो इन्फ्लेशन को ±4% जो है उसने मॉनिटर किया। सही पॉलिसी इनिशिएटिव आरबीआई ने लिए, सरकार ने भी लिए, ताकि इन्फ्लेशन को कंटेन करके रख सके। और आज अगर हम देखते हैं ग्लोबल कम्युनिटी में, ग्लोबल सिचुएशन में, तो उस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो देखते हैं कि अमेरिका में इन्फ्लेशन हमसे ज्यादा है, यूके में देखिए इन्फ्लेशन हमसे ज्यादा है। वो सारी दुनिया इन्फ्लेशन से जूझ रही है, जबकि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल में। और खास के फूड इन्फ्लेशन, जिसके बारे में कांग्रेस बार बार अक्सर चर्चा करती थी, प्याज के दाम बढ़ गए, टमाटर के दाम बढ़ गए, आलू के दाम बढ़ गए, आज उनको बताना चाहता हूं कि फूड इन्फ्लेशन -1.6% है। मतलब खाने पीने की चीजें जो उसका दाम गिर गया। यहीं से बैठ के मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3-4 बार उनको बताया भी, देश की जनता को भी। देश की जनता तो समझ गई, कांग्रेस नहीं समझ पाई, इसलिए कि हमने कहा कि ये सीजनल फैक्टर की वजह से कभी कभी प्राइस में जो है उछाल आ जाता है, लेकिन जैसे नया पौधा आता है, जैसे नए प्रोडक्ट आता है, तो अपने आप ही जो है वो प्राइस जो है स्टेबलाइज हो जाता है। आज एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारे सरकार ने 5 टाइम्स कैपिटल, जो बजटरी कैपिटल जो है एलोकेट किया, 5 टाइम्स किया, जो है ज्यादा किया जो 2014 से पहले था। और उसका नतीजा है कि आज हम सेल्फ रिलायंट तो है ही हैं खाने पीने के इसमें, लेकिन साथ साथ हमारे जो बहुत सारे जो प्रोडक्ट, हम जो फूड जो प्रोडक्शन जो करते हैं उसमें भी चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे जो फार्मर्स की इनकम है वो भी जो है, जो वेज है वो भी जो है करीब करीब 8% से ग्रोथ हुआ है। ये अपने आप में दर्शाता है कि जो हमने कहा कि हम अन्नदाताओं की चिंता करेंगे, वो चिंता कर रहे हैं। उनकी आमदनी भी बढ़ रही है, उनकी प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, उनकी कमाई भी बढ़ रही है, और साथ साथ सरकार की हर तरह की जो उनको सहायता होती है वो भी मिल रही है। अब बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं आजकल टैरिफ के बारे में। टैरिफ आएगा तो क्या होगा, टैरिफ आएगा तो ये होगा, देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। मैं आपको बहुत संक्षेप में बताना चाहते हैं कि देखिए, टैरिफ जो अभी अनाउंस हो चुका है, जो आप मीडिया में देख रहे हैं कि यूएस ने टैरिफ के बारे में ये बात की, वो बात की। भारत एक ऐसा देश है जिसको टैरिफ से सबसे कम इंपैक्ट होना। उसकी वजह क्या है कि आज जो लोकल कंजम्पशन है, आप जीडीपी जो नंबर्स आते हैं उस पर जो कंट्रीब्यूशन जो है वो जो डोमेस्टिक कंजम्पशन का लगभग 57-58% है। अगर जिस तरह के मेजर्स जो हम ले रहे हैं, जैसे जीएसटी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा कि रैशनलाइजेशन लाएंगे दिवाली से पहले, अगर वो हुआ, और जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कट किया हमने, जिस तरह से रेट कट किया और जिस तरह से हमने इनकम टैक्स में कट किया, सब मिला दे अगर, तो लगभग 100 बेसिस पॉइंट का जो है स्टिमुलस मिल जाता है जीडीपी में। उससे समझ में आता है कि चाहे कोई भी इंपैक्ट हो, हमारी अर्थव्यवस्था में जो जिस रफ्तार से चल रही है उसमें कमी नहीं आने वाली है, बल्कि और तेजी से आएगी। इसीलिए रेटिंग एजेंसी ने जब देखा कि भारत में वो एक ऐसी पॉजिटिव चीज है कि भारत में 20% दुनिया की पॉपुलेशन रहती है, लोकल कंजम्पशन है, और ये एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी नहीं। इवन दो एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा हम कर रहे हैं, बट एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी नहीं है, लोकल कंजम्पशन अच्छा है। इसलिए लोकल कंजम्पशन के बेसिस पे भारत इस तकलीफ को भी कंफर्टेबली झेल जाएगा। अब दुनिया के बाकी कंट्री को देखिए, जैसे इंडोनेशिया है, जैसे आप मलेशिया है, जैसे और भी बहुत सारे, सिंगापुर, ऐसे बहुत सारे कंट्री जो एक्सपोर्ट पर निर्भर है, उनको तकलीफ होगी। उनके लिए अगर 20% भी अगर उनको टैरिफ लगता है 25%, तो उनकी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। लेकिन
हमारी अर्थव्यवस्था को कोई उतना फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए कि हमने बहुत पॉलिसी मेजर से लेके हम अपनी अर्थव्यवस्था को कंटेन कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी को ये बात समझ में नहीं गई, इसलिए जब वो चीख चीख के कहते हैं अर्थव्यवस्थाओं के बारे में, तो उनको समझ में आना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है। हाँ, उनके लिए डूम्सडे आ रहा है, इसलिए कि उनकी राजनीति नहीं चल पा रही है। 91 बार 90 बार हारे हैं बिहार में, 91 बार हारने के बाद उनके लिए पॉलिटिक्स जो डूम्सडे लेकर आएगी, ये बहुत साफ संकेत दे रहे हैं। कुछ चीजें जो है आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, हमने पहले भी बताया कि हमारी अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से जो है अब 4वें स्थान पे आ गया। $2.4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी, साइज ऑफ द इकोनॉमी थी, अब जो है वो साइज ऑफ द इकोनॉमी जो है 4.3 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि जब 2014 से अभी देखें तो डबल से भी ज्यादा हमारी इकोनॉमी बढ़ी है। और पर कैपिटा इनकम भी जो है वो डबल हमारे जो पहले था उससे बहुत ज्यादा पर कैपिटा इनकम भी बढ़ गया, डबल भी ज्यादा बढ़ गया है। और एक्सपोर्ट्स में भी देखिए तो एक नई चीज जो हमें इंडिया में देखने आई है कि जो सर्विसेज सेक्टर में जो एक्सपोर्ट्स हो रहा है वो बहुत बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसकी बात है कि जीसीसी जो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, अभी 1700-1800 सेंटर्स खुले हैं और भी तेजी से खुल रहे हैं। उससे समझ में आता है कि व्हाइट कॉलर जॉब क्रिएशन बहुत तेजी से हो रहा है और ये दुनिया के लोग यहां सेटअप कर रहे हैं अपने शॉप, यहीं से जीसीसी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो इनिशिएटिव है यहां से कर रहे हैं। इसलिए 1700-1800 कंपनियों ने अपने जीसीसी इनिशिएटिव के लिए यहाँ दे हैव सेट अप शॉप्स इन इंडिया, और आगे भी जो उम्मीदें हैं यहाँ से और तेजी से लोग निवेश करेंगे, यहाँ लोगों को रखेंगे, नई नौकरियां शुरू होंगी। और इसीलिए मैं नौकरियों की जब बात करता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में तो मैं बताना चाहता हूँ कि यूपीए के समय में 2.9 करोड़ जॉब जो है उन लोगों ने 10 सालों में क्रिएट किया था, जबकि हमने लगभग 17.5 करोड़ जॉब क्रिएट किया। और सिर्फ 2024 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 4.5 करोड़ जॉब क्रिएट किया। ईपीएफओ के डेटा बताते हैं कि किस तरह से किस तेजी से ईपीएफओ डेटा में इनरोलमेंट हो रहा है। और हमारे जो आंकड़े बताते हैं, चाहे naukri.com या कहीं भी, उसमें दिखता है कि ये नौकरियां तेजी से बढ़ रही हैं। और जो एम्प्लॉयमेंट वर्कफोर्स जो था 47.5 करोड़ से बढ़ के अब 64.5 करोड़ हो गया। इतना वर्क पार्टिसिपेशन बढ़ गया, इसलिए जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो घट के 7% से अब 3.3% हो गया है। और खासकर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि देखिए यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में दुनिया में जो है वो 13.3 एवरेज रेट है, हम उससे भी नीचे 10% पे आ गए हैं। हमारा जो एवरेज यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है 10% है, विच इज लोअर देन द ग्लोबल एवरेज। और दूसरी बात बताता हूं कि अगर आप यही देखें तो उसके रूल्ड स्टेट जो है, जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस रूल्ड स्टेट, जो ये अनएम्प्लॉयमेंट और नौकरियों की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, उनको बताना चाहता हूं यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हिमाचल प्रदेश में 30% है, 30%, जबकि देश का एवरेज जो है वो 10% है, ग्लोबल एवरेज 13.3% है। तो आपके कांग्रेस पार्टी को मैं बताना चाहता हूं कि आपने तो देश को नरक में डाल दिया था। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पॉलिसी है जिसने देश को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है कि दुनिया कहती है कि दुनिया के लिए एक शाइनिंग स्टार जो है वो भारत है। और भारत में जो निवेशक जो इन्वेस्ट करते हैं उनको एक उम्मीद रहती है कि भारत में ही जो सेफ्टी, सिक्योरिटी, कंटिन्यूटी और सस्टेनेबिलिटी है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए एक खास चीज है कि एफएक्स रिजर्व्स। अभी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एफएक्स रिजर्व्स की बात होती है तो 2, 3, 4, 5, 6 बिलियन डॉलर की बात होती है। वो भी किस दिन कटोरा लेकर बढ़ते रहते हैं तो लगता है किस दिन खत्म हो जाएगा। आपका देश, भारत देश, आज मैं गर्व से कह सकता हूं $700 बिलियन और रिकॉर्ड एफडीआई जो उनके समय में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता था, वो 10 सालों में जो हुआ, हमने जो 10 सालों में हुआ उनसे डबल से भी ज्यादा हमने एफडीआई करा, बल्कि 3 टाइम्स जो उनके एफडीआई हमारे समय में हुआ है। उसकी वजह है कि हमने सही पॉलिसी मेजर्स लिए। लोगों का, निवेशक का कंफर्ट भारत के प्रधानमंत्री में है, भारत के अर्थव्यवस्था में है, भारत की लीडरशिप में है और यहाँ के वर्कफोर्स में है, जो वर्क पार्टिसिपेशन लेवल जो है उसमें है। और इसलिए लोग निवेश कर रहे हैं और उसका सीधा डायरेक्ट बेनिफिट जो है देश की जनता को मिल रहा है। जीएसटी कलेक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा बस बताना चाहता हूं कि जीएसटी कलेक्शन जो है, जो समराइज करता हूं, जीएसटी कलेक्शन जो है 2 लाख करोड़, आपको पता है कि रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है, तेजी से कलेक्शन बढ़ता जा रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार 15 अगस्त के स्पीच में भी कहा है कि वो जीएसटी रैशनलाइजेशन करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं
50 साल में इससे अच्छी दिवाली नहीं होगी जो इस बार की दिवाली होगी। दिवाली धमाका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से अनाउंसमेंट किया है कि जीएसटी रैशनलाइजेशन करेंगे। जीएसटी में जो छूट मिलेगी, जो उम्मीद है, मुझे लगता है कि इससे अच्छी दिवाली 50 सालों में नहीं होगी। तो जो इस दिवाली में होने वाली है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दिवाली जो पोटेंशियल जीएसटी रेट कट, जो ऑलरेडी रेट कट्स हो गए, इंटरेस्ट रेट कट, और जो इनकम टैक्स रेट कट्स हो गए हैं, इस सब मिला के देश की अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़ेगी और देश की जनता की आमदनी बढ़ेगी, उनकी थाली में और खाना आ जाएगा, उनके पॉकेट में और पैसा रहेगा और वो और बेहतर महसूस करेंगे। और इसकी वजह है कि देश का प्रधानमंत्री जनता के बारे में सोचता है और कांग्रेस पार्टी परिवार के बारे में सोचती है। इसलिए उन्होंने देश का सत्यानाश किया, देश को एकदम चरमराती हालत में छोड़ा था। आज देश मजबूत है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, देशवासी अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं और आगे आने वाले दिनों में जो विकसित भारत है, जो हमने दिया था, वो डूम्स भारत दिया था, हम विकसित भारत का जो कॉन्सेप्ट दिया है उसी दिशा में हम चल रहे हैं और भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में और भी मजबूत होगी। और कई ऐसे पॉजिटिव अनाउंसमेंट दुनिया की संस्थाओं के जैसे रेटिंग एजेंसी या फिर वर्ल्ड बैंक, इस तरह के संस्थाओं से आएगा, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो आम नागरिक को और देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो। शैलेंद्र, दूरदर्शन। देखिए, दोनों सवाल का जवाब देता हूं। पहले सवाल का कि राहुल गांधी तो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने देश की तारीफ करना में उनको कहीं ना कहीं झिझक होती है, हिचकिचाहट होती है। हकीकत तो यह है कि देश उनके आंखों के सामने मजबूत हुआ है, वो कमजोर हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी पार्टी सरकार में थी, वो सरकार में ना रह के भी बड़े ओहदे पे रहते थे, लेकिन उनका परिवार कमजोर हुआ, उनकी पार्टी कमजोर हुई है और उनके लिए डूम्सडे आया है। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी, इसलिए वो नेगेटिविटी पे बात करते हैं, देश की पॉजिटिविटी में। आज उनको सारे आंकड़े, हमारे कोई आंकड़े नहीं है, रेटिंग अपग्रेड वाले जब किया एसएनपी ने, तो एसएनपी के रेटिंग के अपग्रेड करने के जो रीजंस दिए हैं उनको राहुल गांधी जी को पढ़ना चाहिए। उससे शायद उनकी थोड़ी जानकारी अपने देश के बारे में होगी कि अपनी देश की अर्थव्यवस्था डेड इकोनॉमी नहीं है, बल्कि आज इस डेड इकोनॉमी जो आपने छोड़ा था उसमें जान डालकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया की सबसे शाइनिंग ब्राइट इकोनॉमी बनाया है। दूसरा सवाल जो आपका है, जैसा मैंने कहा कि अगर जीएसटी जो इकोनॉमिस्ट के तौर पे बोलता हूं कि मुझे उम्मीद है कि रेट कट जो ऑलरेडी हो चुका है, इंटरेस्ट रेट कट जो आरबीआई ने अनाउंस किया है, जो इनकम टैक्स में जो राहत मिली है और जो जीएसटी में पोटेंशियल राहत, तो सब मिला के 100 बेसिस पॉइंट का स्टिमुलस जीडीपी में होगा। और उसके वजह से मैं सोचता हूं कि अगले साल इस क्वार्टर में भी हम देखेंगे, जून सितंबर क्वार्टर में भी, अप्रैल जून क्वार्टर में भी बहुत अच्छा जो है जीडीपी नंबर आएगा और आगे आने वाले दिनों में भी जीडीपी नंबर्स हमारे अच्छे आएंगे विथ और विदाउट टैरिफ का इंपैक्ट लेके। तो इसकी वजह है कि जीडीपी में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा उसका। नहीं, देखिए, कंप्यूटर सिस्टम इस तरह से बना है कि इनपुट क्रेडिट मिलता है, आउटपुट क्रेडिट मिलता है। वो बहुत एग्जॉस्टिव, बहुत क्लैरिटी के साथ सिस्टम है कि अगर आपने पैसा लिया है तो आगे आपको पैसा देना है। कई बार होता है लोग आगे नहीं देते हैं, तभी कंप्यूटर जो है वार्न करता है कि भाई इनपुट क्रेडिट इनको नहीं दिया है, आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, जीएसटी कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो ये सिस्टम ड्रिवन है, किसी बिना इंटरफेरेंस के, और ये सिस्टम बिल्कुल इस बात को दर्शाता है कि इनपुट क्रेडिट आउटपुट क्रेडिट मैच होना चाहिए, नहीं मैच होता तभी वो सिग्नल आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बैठे रहें 1 मिनट में।
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।